गुरुवार को रात में हल्द्वानी के काठगोदाम इलाके में रहस्यमय बारिश देखने को मिली। पहाड़ में अचानक से बारिश हो गई और यहां पर कलसिया नाला अचानक से उफान पर आ गया। नाले में इतना पानी आ गया कि आसपास रहने वाले घरों में हाहाकार मच गया। तकरीबन 15 मिनट तक नाला इतने उफान पर रहा कि लोग अपने घर छोड़कर भाग उठे। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इस दौरान कई लोगों के घरों में मलबा भर गया। जानकारी के मुताबिक काठगोदाम के ऊपरी इलाके में कड़ाके के साथ तेज बारिश हुई और अचानक से कलसिया नाले में पानी बढ़ गया। प्रशासन की मुस्तैदी के कारण किसी की जान नहीं गई। 8-9 बजे तक तो बहुत ही उमस हो रही थी। उस टाइम आंधी तूफान आया तो हम दरवाजा खोल के आराम से चारपाई डाल के सो ही रहे थे। थोड़ी देर बाद देख रहे हैं जब नींद आई है अभी तो फिर लोगों के चीखने की आवाज आने लग गई। वहां से भागा दौड़ी मच गई। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी आज तक इतना पानी नहीं देखा। पिछले साल भी नहीं था मैं यहाँ। हमारी कॉलोनी में सड़क पे इतना पानी था कि लोग बह जा रहे थे वहाँ। अगर कोई बाइक वाइक के लोग ही खड़ी होती तो लोग ने दिन में ही खत्म करी थी। बाइकें ऐसे निकल गई, बंदे ऐसे आ रहे थे जैसे आलू की तरह पानी में। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, कलसिया नाला अचानक से उफान पर आने की वजह से लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। अभी क्या स्थिति है, लेटेस्ट अपडेट दीजिए। प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, कलसिया नाला देर रात तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में अचानक से उफान पर आ गया और जो काठगोदाम का ऊपरी इलाका है और जो हल्द्वानी से सटा हुआ भी है और ये पहाड़ का इलाका है, चाहे काठगोदाम और दमुआ ढुआ, इस जगह पर कहीं बादल फटने की घटना बताई जा रही है। और अचानक से इतना ज्यादा पानी, एक बिजली कड़कने की आवाज आई और फिर तेज तूफान के साथ इतना ज्यादा पानी इस कलसिया नाले में और रकसिया नाले में, इसके अलावा देवखड़ी नाले में, ये 3 प्रमुख नाले हैं हल्द्वानी के। इनमें इतना गाद के साथ, मिट्टी के साथ इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों को कुछ समझ नहीं आया। और जो कलसिया नाला था उसके आसपास रहने वाले लोगों के घरों में तो ये बकायदा भर गया। 15 मिनट की ऐसी दहशत थी लोगों के दिलों में। जब हम लोग वहां पर रिपोर्ट करने के लिए गए तो पुलिस उनको सुरक्षित निकाल रही थी वहां से, जहां पर ये लोग फंसे हुए थे, जिन घरों में मलबा भर गया था वहां से लोगों को निकाला जा रहा था। लेकिन जो देवखड़ी नाला है, जो जिसको क्रॉस करते हुए एक बाइक सवार जा रहा था, वो बरेली का रहने वाला था और पेट्रोल पंप का कर्मचारी था, वो उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इस तरीके की खबर आई और हम भी उस मौके पर वहां पर पहुंचे थे देर रात। तो देखा वहां पर उसकी बाइक तो मिल गई, उसकी बुलेट बाइक थी वो मिल गई, लेकिन नौजवान का पता नहीं लगा और ये माना जा रहा है कि उसकी मौत हो गई होगी और पुलिस अभी भी उसकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी मौसम ने थोड़ा सा राहत दी है, उस बारिश के बाद मौसम काफी ज्यादा खुला है, लेकिन इसके बावजूद डीएम ने देर रात ही जो बारिश का रुख था उसको देखते हुए आज नैनीताल जिले में जितने भी स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि मौसम बादलों भरा जरूर है, लेकिन इस तरह की जो रहस्यमयी बारिश कल हुई उसका अनुमान मौसम विभाग ने भी नहीं लगाया था। लेकिन फिर देर रात मौसम विभाग का एक अपडेट आया कि अगले 3 घंटे में बारिश होगी और जबरदस्त बारिश जो है वो नैनीताल जिले में कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, यानी आइसोलेटेड प्लेसेस में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका पूर्वानुमान, इस तरीके का बादल फटने का पूर्वानुमान शायद मौसम विभाग भी नहीं लगा पाया और यही वजह है कि जो एक बाइक सवार है उसकी चपेट में आ गया और जो लोग इस नाले के किनारे जिनके घर थे, जिनको प्रशासन पहले ही नोटिस सर्व कर चुका है कि आप इस इलाके को खाली करिए, हालांकि वो लोग इसके बावजूद इन घरों में रुके हुए हैं और वो क्योंकि सालों से इन घरों पे रह रहे हैं, लेकिन ये नाले के बेहद करीब बने हुए घर हैं कलसिया नाले में। तो देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को हटाया गया और वहां से जो है उनको स्कूल में शिफ्ट किया गया है, जो लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। और पुलिस प्रशासन का यही कहना है, जो सरकारी अमला है उसका यही कहना है कि लोग तो प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में गुरुवार रात को बारिश का जबरदस्त कहर देखने को मिला है, जहां पर हल्द्वानी से सटे काठगोदाम और दमुआ ढूंगा के पास ऊपरी इलाके में ऐसी बारिश हुई जिसकी वजह से बरसाती नाला अचानक से उफान पर आ गया और इस दौरान देवखड़ी नाला भी उफान पर आ गया, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार हो गए। पुलिस देर रात तक बाइक सवार की तलाश करती रही। हालांकि उसकी बाइक तो पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि युवक एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी था और कम से घर वापस लौट रहा था काम से और युवक बरेली का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उन्होंने युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ नाला पार करने के लिए आगे बढ़ गया और तभी उसकी चपेट में आ गया।
सर अचानक बारिश आई और धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। हम लोग, मेरा पड़ोस में मकान है जहाँ से नाला है, हम लोग नीचे उतर गए। मेरा बेटा था मेरे किराएदार से। हम लोगों ने वहाँ पे रास्ते में रोकना शुरू करा कि पानी मत जाए, लेकिन पानी बढ़ता गया। ये बंदा जब आ रहा था, हमने से रोकने की बहुत कोशिश की, मज्जा कमर तक पानी था। हमने से कहा मज्जा, लेकिन इस बंदे ने नहीं माना, इसी से आगे गया और बीच जाकर के किसी गाड़ी पलटी और ये नीचे को बहता हुआ आ गया। इसका कोई पता नहीं लगा, लेकिन मोटरसाइकिल बरामद हुई है यहाँ पर पुलिया के पास और वो अभी व्यक्ति नहीं मिल पाया। ये पता लगा है कि उसका नाम आकाश है, पेट्रोल पंप में काम करता है। बीते 72 घंटों से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। जोगीधारा के पास गुरुवार को पहाड़ी से बोल्डर गिरे, जिनकी चपेट में आने से बाल एसडीआरएफ की टीम बची है, जो कि सड़क को खोलने का भी काम कर रही है। बड़े बड़े पत्थरों को ब्लास्ट कर सड़क से हटाया गया है। वहीं आप कल की तस्वीरें भी देख सकते हैं। अचानक से पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगे थे और सड़क खोलने का काम कर रही एसडीआरएफ की टीम जान बचाकर भागती हुई नजर आई। वहीं बीआरओ की टीम भी और बीआरओ की मशीन भी बोल्डर की चपेट में आई। बताया जा रहा है कि आज हाईवे खुल सकता है। हालांकि रोड बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों की भीड़ को पहाड़ के रास्तों से सफर करना पड़ रहा है। नितिन सेववाल फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, बताया जा रहा है कि 72 घंटे से बंद है ये हाईवे। अब कब तक ये हाईवे खुलेगा, क्या कहता है प्रशासन, क्या स्थिति है अभी? जी, आज उम्मीद है कि या तो दोपहर तक मार्ग सुचारू कर दिया जाएगा या तो फिर शाम तक मार्ग सुचारू होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर टूट के आए थे, तो कल रात को ब्लास्ट करने के बाद पत्थरों को हटा दिया गया है। और आज जिस तरीके से काम हुआ है सुबह से लेकर अभी तक, लग रहा है कि संभवतः दिन तक मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा, क्योंकि 72 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी ये दिक्कतें और आगे बढ़ सकती है। यात्री अगर हम बात करें तो दोनों तरफ लगभग 3000 यात्री इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आज उम्मीद है कि बीआरओ दोपहर तक इस मार्ग को सुचारू कर सकता है। हालांकि अभी अधिकारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम इसको 10 से 11 बजे तक सड़क को क्लियर कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन दोपहर के बाद मार्ग सुचारू हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए आपका। चमोली के जोगीधारा के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है, जिसकी वजह से ज्योतिर्मठ में सब्जी नहीं पहुंच पा रही है। रास्ते में खड़ी सब्जियों की गाड़ियों में सब्जियां सड़ने लगी हैं। कई जगह पर सड़ी गली सब्जी देखी गई, तो सब्जियों को सड़ने से पहले ही रास्ते में दुकान लगाकर लोगों की सब्जी बेची गई। बरसात में नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के अफसर उस विधायक की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, जिनके इलाके के 10 वार्ड में स्मार्ट सिटी का काम हुआ। गुरुवार को राजपुर विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी के अफसरों को, नगर निगम के अफसरों की एक मीटिंग बुलाई और इसका असर भी कुछ अफसरों पर नजर नहीं आया। विधायक को अफसरों के आगे अनुरोध करना पड़ रहा है, लेकिन अफसर अनुरोध भी नहीं मान रहे। खजान दास ने कहा कि कहने के बावजूद स्मार्ट सिटी के ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब आगे मीटिंग मुख्यमंत्री लेंगे और अब स्मार्ट सिटी के हर काम से जुड़ी शिकायत और फैक्ट मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे। देने के लिए कोई तैयार नहीं है, बार बार अनुरोध कर रहा हूं। अब मैंने एक ही फैसला आज बैठक में लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अब बैठक होगी और सारे तथ्य माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए जाएंगे। हरिद्वार में 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले की तैयारियों में सरकार और प्रशासन जुटा हुआ है। मेले को लेकर बैठकों के कई दौर हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और साथ ही मेला नियंत्रण भवन में जाकर उन्होंने हरिद्वार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने का कार्यक्रम रखा है और कांवड़ मेले के लिए की गई तैयारी की भी वो समीक्षा करेंगे। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे और उसके बाद CCR टावर में मीटिंग शुरू होगी।
मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। भी यहां पर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी और मेले की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लेंगे। पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, क्या क्या कार्यक्रम आज पूरे दिन का रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, और कितने बजे वो हरिद्वार पहुंचेंगे इस मीटिंग के लिए? देखिए, 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों को लौटते हैं। कांवड़ मेले के लिए सरकार और प्रशासन को, अधिकारियों को कई स्तरों पर कई तैयारियां करनी होती है। इसीलिए जो तैयारियों का जो दौर है वो लगभग 1 महीना पहले से शुरू हो जाता है। प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से कई स्तरों की मीटिंग की जा चुकी है। स्थानीय व्यापारियों, लोगों के साथ मीटिंग की जा चुकी है। सभी विभागों की मीटिंग की जा चुकी है। देहरादून में हाई लेवल भी मीटिंग इसके लेकर हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जो कांवड़ मेले की जो तैयारियां हैं, जिसको जो प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से, अलग अलग विभागों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की जानी है, जो तैयारियां की जानी है, उसको लेकर आज यहाँ पर एक समीक्षा मीटिंग होगी। मेला नियंत्रण भवन यानी कि सीसीआर टावर में ये मीटिंग होगी। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे, गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग में शासन के भी सभी जो सीनियर अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे और जो विभाग है, अन्य विभाग है सारे, उन विभागों के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे। और मुख्यमंत्री ये देखेंगे कि जो मेला शुरू होने वाला है उसमें अब काफी कम समय अब बचा हुआ है, क्योंकि 22 जुलाई से मेला शुरू होना है। तो उनके लिए क्या क्या तैयारियां कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं की ओर से की गई है, क्या क्या व्यवस्थाएं उनको दी जानी है, और जहां पर भी मुख्यमंत्री को कमी लगेगी वहां पर मुख्यमंत्री जरूर जो अधिकारी हैं उनको निर्देश देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री, हालांकि जो तय शेड्यूल है उसमें इस तरह से नहीं बताया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जो कांवड़ मेले का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कांवड़ पट्टी पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रोडीबेल मेला मैदान, जहां पर जो कांवड़ मेले का जो पूरा बाजार है, बाजार लगता है, उस बाजार में जाकर जो है स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो आज जो पूरा कांवड़ मेले की जो तैयारी है उसको फाइनल टच देने की यहाँ पर जो है कोशिश जो है सरकार की ओर से की जा रही है। 22 जुलाई से ये मेला शुरू होना है, जिसमें करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंचेंगे। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि पिछली बार भी जो 3 से 3.5 करोड़ जो कांवड़ यात्री जो हरिद्वार पहुंचे थे, इस बार ये जो आंकड़ा है ये और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए जो तैयारियां हैं उनको भी व्यापक रूप दिया जा रहा है। कांवड़ मेले की लोगों को, श्रद्धालुओं को जो सुविधा देने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। उसमें सड़क का दुरुस्त करना है और पेयजल की व्यवस्था करना है, शौचालयों की व्यवस्था करना है, बिजली की व्यवस्था करना है, कैंप लगाना है, हेल्थ कैंप लगाना है। इस तरह की कई व्यवस्थाएं जो है प्रशासन को करनी होती है, उसको लेकर ये तैयारियां की जा रही है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण है ये बैठक कांवड़ यात्रा के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका पुलकित तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास पर सियासत शुरू हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने इसके विरोध में 1 घंटे का मौन व्रत किया। पौड़ी जिले के पैठानी में गणेश गोदियाल ने शिव मंदिर में मौन व्रत किया और उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में मंदिर बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि 4 धाम में से एक केदारनाथ से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। तो केदारनाथ की यात्रा से लोगों का कारोबार भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के नाम से दिल्ली में मंदिर बनाना सही नहीं है। गोदियाल ने कहा कि सरकार इस पर जनता को सफाई दे कि आखिर इस मंदिर को क्यों बनाया जा रहा है। वहीं गोदियाल के धरने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी केदारनाथ मंदिर दिल्ली पर सवाल उठाए गए। केदारनाथ मंदिर को ही केदारनाथ से शिला ले जाकर दिल्ली में स्थापित करना, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। और अगर सरकार अभी भी इस पर स्पष्टीकरण दे कि सरकार की इसमें मंशा क्या है, क्या इन नेताओं के निजी हित उन मंदिरों में सुरक्षित हैं जहां ये स्थापित करना चाहते हैं, इसमें क्या मंशा है सरकार की, ये किस रूप में उत्तराखंड को लाभान्वित करेगा उनका ये कदम, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में केदारनाथ मंदिर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। गणेश गोदियाल के धरने के बाद बीजेपी की तरफ से भी अब जवाब आया है। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर बयान दिया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि धाम और मंदिर के अंतर को समझना चाहिए। एक नाम से कई मंदिर होते हैं, लेकिन धाम का पुण्य धाम में ही मिलता है, इसलिए केदारनाथ धाम यही है, जबकि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है। अनेकों ऐसे जो धाम हैं, उन धामों के मंदिर भी बहुत से स्थानों पर, बहुत से राज्यों के अंदर बने हुए हैं। तो मंदिर को मंदिर के रूप में रहना देखना चाहिए, और जो धाम का अस्तित्व है, धाम का जो आशीर्वाद है,
वो धाम के दर्शन से ही होता है और भगवान बद्री केदारनाथ जी जो है अपने धाम में स्थापित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी वाले धाम बनाने के काम में माहिर हैं। अब कल कहीं बद्री धाम बनेगा, कहीं गंगा धाम बनाएंगे, जबकि धाम बनाने का अधिकार इनमें से किसी को नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस चीज को जो है, कहीं बद्री धाम बनाएंगे, कल कहीं गंगा धाम बनाएंगे। तो ये तो धाम ही धाम बनाने में लगे हुए हैं। इनका हर कोई आदमी जाता है, कोई मंत्री जाता है तो वो धाम का नामकरण कर देता है। धाम बनाने का अधिकार इनमें से किसी को नहीं है। इस बीच दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट की तरफ से आई सफाई और श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट का कहना है कि दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है उसका उत्तराखंड के केदारनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उससे कोई संबंध नहीं है। सफाई में कहा गया कि दिल्ली में खाटू श्याम, माता वैष्णो देवी और बद्रीनाथ जैसे कई मंदिर बनाए गए हैं, उसी तरीके से ट्रस्ट केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बना रहा है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं और रिजल्ट शनिवार को आएगा। इन चुनाव में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन रिजल्ट अनुकूल रहे तो पार्टी के लिए प्लस ही होगा। और कांग्रेस की बात करें तो उसे 1 सीट पर उम्मीद है। कैसे, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। 2014 के लोकसभा चुनाव से उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए जो राजनीतिक सूखा पड़ा वो अभी तक जारी है। 2014 और उसके बाद हुए हर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में कांग्रेस को एक के बाद एक हार मिली है। हाल ही में जो 5 लोकसभा सीट के परिणाम आए उसके आधार पर न्यूज 18 ने सभी 70 विधानसभा सीटों का विश्लेषण किया। चुनावी डाटा दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है। 70 में से 60 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे रही। पहाड़ में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। टिहरी लोकसभा में निर्दलीय कैंडिडेट 3 सीटों पर आगे रहा। कांग्रेस सिर्फ नैनीताल की 1 और हरिद्वार की 6 सीटों पर आगे रही। इनमें नैनीताल लोकसभा की जसपुर विधानसभा, हरिद्वार जिले की ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरानकलियर, मंगलौर और लक्सर विधानसभा शामिल है। बुधवार को बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी आगे रही और मुस्लिम वोटर बाहुल्य मंगलौर में कांग्रेस। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीट्स बीजेपी के पास नहीं थी। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड साफ संकेत देता है कि उत्तराखंड में फिलहाल बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आज अगर विधानसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी सत्ता में लौट सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि वोटर्स बीजेपी को पीएम मोदी की साफ इमेज और राज्य सरकार के कामकाज पर आशीर्वाद दे रहे हैं। लगातार चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनावों में जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हम उनकी अपेक्षाओं को, आशाओं को, उत्तराखंड की चुनौतियों को सफल करने के लिए, उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड आए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको हम निश्चित रूप से धरातल पर उतारेंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ हल्द्वानी और श्रीनगर विधानसभा में बीजेपी से करीबी मुकाबला करते दिखी। अलबत्ता 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 19 विधायक जीते थे, जिसमें से बद्रीनाथ विधायक पार्टी छोड़ गए। कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएम रहे हरीश रावत मानते हैं कि कांग्रेस का वोटर्स के साथ कनेक्शन टूटा है। इसका खामियाजा पहाड़ से लेकर देहरादून, रामनगर तक उठाना पड़ रहा है। जहां जहां हमारे पर्वतीय मतदाता ज्यादा थे, वहां हम बड़े बहुमत के साथ हार गए। 1 साल का कैंपेन हमको चलाने की जरूरत है कि भाई हमसे क्या गलती हुई और हमें क्षमा करें और हम आपके हैं।
उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। पिछले कुछ सालों में कमजोर संगठन और बड़े नेताओं के बीच संघर्ष की वजह से कांग्रेस अपनी जमीन खोती दिखी। वहीं मजबूत संगठन और हिंदूवादी इमेज के चलते बीजेपी ने अपनी जड़ें गहरी कर ली है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट।